हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 3 का टॉपिक है न्यूक्लियस, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, दिखता कैसा है उसके, और न्यूक्लियस का काम क्या क्या होता है, उसके अंदर कितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका फंक्शन पढ़ेंगे और उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये सेल के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। अगर मैं ये दिखा रही हूँ तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यानी कहने का मतलब है ये है आपकी सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये हमने ये स्ट्रक्चर नहीं लिया है डायग्राम में सेल का, बस हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में होता है, और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। न्यूक्लियोलस में यहाँ पे सिंथेसिस होता है आपका राइबोसोम्स और आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से आरएनए बनने का काम इसी के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसका सेल डिवीजन पढ़ रखा है, बट अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का क्या मेन फंक्शन है। न्यूक्लियस का फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के। ये क्या करता है, हेरिडिटी को लेकर के एक पेरेंट से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी, यानी कि वंशज एक वंश से दूसरे वंश में लेकर के जाता है कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और ये क्या करता है, कई सारी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है ताकि डीएनए रेप्लिकेट पर कर पाए, ताकि डीएनए से आरएनए बने। फिर यही आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जा करके प्रोटीन बनाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, बाहर इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। इसी पोर से अंदर का डीएनए बाहर आता है। इसके बाहर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये इसके ऊपर होता है ये स्मॉल राइबोसोम्स, यानी कि ईआर। राइबोसोम्स के जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द राइबोसोम। यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस। इसी के अंदर क्या होता है कि आपका कन्वर्ट होता है ये डीएनए से आरएनए में। यहाँ होती है क्रोमैटिन्स थिन थ्रेड होती हैं। यही सेल, जब सेल साइकिल चलती है तो क्या होता है, इसी में यही थ्रेड जो है क्रोमोसोम्स में बदल जाती हैं, यानी कि कंडेंस हो जाती हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है लिक्विड, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, मतलब एक लिक्विड होती है, वाटर से बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ अंदर एंजाइम्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और क्रोमैटिन्स होती हैं। देन न्यूक्लियर लैमेला। तो अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ दिस इज द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं, इसकी कवरिंग को, ये होती है आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस और ये होती है इनर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लैमिना। तो लैमिना जो होती है वो इनर कवरिंग के अंदर होती है। इस सब को हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो कुछ ऐसा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसा दिखता है न्यूक्लियस। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। पहले न्यूक्लियस आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ये लैटिन वर्ड, एड मतलब लैटिन, या तो कोई भी इंग्लिश वर्ड लैटिन इन ओरिजिन होता है या ग्रीक इन ओरिजिन होता है। एल मतलब लैटिन है, लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। कौन से वर्ड से, नक्स। नक्स क्या होता है, नक्स मतलब होता है नट। नट शेप है ना, एक सेल के अंदर ये नट शेप होता है, तो इसीलिए ये नक्स वर्ड से आया है लैटिन के, जिसका मतलब होता है नट। बाद में इसकी ग्रीक ओरिजिन को भी देखा गया, तो ग्रीक ओरिजिन क्या है, कैरियन वर्ड से आया है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम कैरियन नाम से जानते हैं। और इसकी लाइसिस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, और न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसी की स्टडी को, न्यूक्लियस की स्टडी को बोलते हैं कैरियोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोलॉजिस्ट। जस्ट लाइक बायोलॉजी एंड बायोलॉजिस्ट, हियर न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियस के अंदर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी को पढ़ना इज नोन एज कैरियोलॉजी, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी दिस इज नोन एज कैरियोलॉजिस्ट। देन क्या इसका डेफिनेशन होता है, हाउ कैन यू डिफाइन अ न्यूक्लियस। तो
तो न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में पोजिशन्ड होता है, किसी भी सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है। बट नेसेसरीली नहीं है कि हर सेल के बीचों बीच प्रेजेंट हो या हर सेल के अंदर न्यूक्लियस हो ही। कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारी आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी क्या होती है? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे क्या कैरी करना होता है? आरबीसी को कैरी करना होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को कैरी करना है तो बीच में स्पेस चाहिए ना, तो वो न्यूक्लियस ही कवर कर लेगा, तो ऑक्सीजन कैसे लेकर के जाएगी आरबीसी? इसीलिए डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे खून को रेड रंग देती है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। तो ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस को हमारे सेल के अंदर क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर जो भी एंजाइमेटिक फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। क्योंकि इसके अंदर ही क्या है? हमारा डीएनए, जो कि सबको डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है हर चीज़ को। तो इसी सेल के अंदर जो डीएनए है वो उसको कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ये मेटाबॉलिक, ये क्या कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस को हार्ट भी कहते हैं। क्या है? सेल का दिल, सेल का हार्ट बोलते हैं, और सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, दिमाग। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है कि कंट्रोल यूनिट भी है, साथ ही साथ हार्ट भी है और ब्रेन भी है एक सेल के अंदर। न्यूक्लियस को बोलते हैं हार्ट ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बोलते हैं कि इसका सिनोनिमस वर्ड बताइए, तो मैंने अभी बताया ग्रीक ओरिजिन का कैरियन। तो इसका सिनोनिमस, व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम मतलब एक जैसे वर्ड, एंटोनिम मतलब उल्टा, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड। तो सिनोनिमस क्या है इसका? कैरियन, जो कि ग्रीक इन ओरिजिन है, यानी कि ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। देन ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस इसी न्यूक्लियस का होता है। जहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिसमें देखिए, अगर मैं बताती हूँ दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। अगर क्या हम मैं प्रोकैरियोटिक बनाती हूँ सेल, तो उसके अंदर कहीं भी डीएनए ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई एक रीज़न नहीं है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस का बाहर की कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो जो कवरिंग नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। कोई भी रीज़न जहाँ पे यहाँ अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लिक मैटर प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए आरएनए, उसी रीज़न को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसके बाहर एक न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाहर एक न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है, बल्कि क्या है? एक ऐसे ही डीएनए सेल के अंदर कहीं भी प्रेजेंट है। इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में एडवांस न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग है, उसमें न्यूक्लियोपोर है, उसके बाद सारी एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसमें क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही डेवलप होता है। तो मोनेरा किंगडम में ये प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी चारों किंगडम में ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक, यानी कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की, तो यूकैरियोटिक में ये वेल डिफाइंड होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देन हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो आपके न्यूक्लियस का क्या इतिहास है? मतलब ये वर्ड किसने दिया, ये इसकी ओरिजिन कब हुई, किस सम में कब न्यूक्लियस को खोजा गया। तो पहले तो सेल को खोजने में टाइम लगा, उसके बाद सेल को किसने खोजा था? तो सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद ये खोजा गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सेल के अंदर न्यूक्लियस। कब किया था? 1838 में। देखिए 1665 में सेल की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने में कितना टाइम लगा? 1833 में आता है इसकी डिस्कवरी होती है। और भी कहाँ हुई है? एनिमल सेल के अंदर नहीं हुई है, प्लांट सेल के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले इन्होंने ढूंढा था प्लांट सेल के अंदर, बाद में ये पता चला कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों सेल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। कौन? न्यूक्लियस। देन अब एम जे शेल्डन। तो एम जे शेल्डन जो है, इन्होंने बताया था
इन्होंने न्यूक्लियाई वर्ड कॉइन किया था। टर्म कॉइन करना मतलब ये वर्ड इन्होंने दिया था, ये नाम इन्होंने रखा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने ये नाम कब रखा था? 1838 में। तो 1833 में डिस्कवरी हुई, 38 में इन्होंने ये टर्म दे दिया था। देन जो फर्स्ट ये फोंटाना है, इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन किया था कि इसके अंदर क्रोमैटिड्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस के जो जनक हैं फोंटाना के नाम से, यानी कि इनको कहते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। फिर न्यूक्लियोलस टर्म किसने दिया था? तो न्यूक्लियोलस टर्म जो है वो बोमैन ने 1840 में कॉइन किया था, यानी डिफाइन इन्होंने कर दिया था अंदर न्यूक्लियोलस को। और इसके अंदर नाम किसने दिया था? तो बोमैन ने न्यूक्लियोलस टर्म को कॉइन किया था 1840 में। तो ये रही इसकी कुछ हिस्ट्री, यानी कि इसका क्या पीछे परिचय थे, यानी कि किसने इसकी ओरिजिन की, किसने इसका डिफाइन किया, किसने इसका ना टर्म कॉइन किया। देन हम बात करते हैं इसकी अकरेंस और पोजीशन की, कि ये न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में ये पाया जाता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, और न्यूक्लियोलस उसके बीच में होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर में ना होकर उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, या फिर क्या होता है किसी सेल में ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। जैसे कि हम किसकी बात कर रहे थे? आरबीसी में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि अकरेंस कहाँ है इसकी। तो यूकैरियोटिक सेल्स में और प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में सेंटर में पाया जाता है। फिर ये सर्टेन यूकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर जैसे सीव ट्यूब्स होती है प्लांट में, तो सीव ट्यूब्स और इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। सीव ट्यूब्स आप पढ़ते हो जाइलम फ्लोएम में, तो वो सीव ट्यूब्स में ये न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ साथ इरिथ्रोसाइट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑल्दो जब ये मैच्योर नहीं होते हैं, जब छोटे होते हैं, जब इनका जन्म हो रहा होता है, तो उस टाइम में इसको क्या बोलते हैं, तब उनके पास कुछ अर्लियर स्टेज में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाद में ये डिसअपियर हो जाता है पूरी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स को रेड कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं। कॉर्पोसेल्स मतलब क्या? ग्रेवयार्ड, यानी क्या है? मरा हुआ सेल। कॉर्पस मतलब क्या? मरा हुआ, डेड सेल। इसीलिए रेड कार्पोसेल्स को, जब न्यूक्लियस नहीं है तो वो जिंदा कैसे है, इसीलिए इसका नाम रेड कार्पोसेल्स भी बोलते हैं आरबीसी को। देन हम पढ़ेंगे कि क्या, देखिए ये है कॉर्पस। कॉर्पस एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी को बोलते हैं कॉर्प्स। ठीक है, तो उसी तरीके से इसकी ओरिजिन हुई है रेड कार्पोसेल्स की। देन अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस एक डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता रही थी आपको कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर, देखिए ये क्या है? सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल किसको बोलते हैं? जो सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो एक सेल के अंदर 12 क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनल्स। उसी में से एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो तरीके के होते हैं। अगर इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि केस होता है न्यूक्लियस के ऊपर, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर न्यूक्लियस जैसे बाहर कोई है ईआर, तो उसके ऊपर क्या है? अगर नहीं प्रेजेंट है, इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो नहीं प्रेजेंट है, तब इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपका होता है, मतलब 12 में से एक क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि सेल का जो पूरा फंक्शन है, ब्रेन जो है सेल का, यही है, यही काम करता है उसमें, यही कंट्रोल करता है। हुक्म कौन चलाता है? सेल है, ठीक है, बट हुक्म किसका चलेगा? तो न्यूक्लियस का चलेगा। इट इज द ब्रेन। फिर इसके ऊपर जो क्या है? ईआर है, उसके ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ये जो है ऐसे वेल डिफाइंड होता है। इसके ऊपर क्या है? ये आउटर कवरिंग होती है, ये इनर कवरिंग होती है। ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और ये होती है इनर कवरिंग, ठीक है, अंदर का। उसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस, बिल्कुल सेंटर में। किसी किसी सेल में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियोलस, किसी किसी में बाहर अगल बगल पाया जाता है। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, इसका काम होता है राइबोसोम्स को बनाना या फिर डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना। इसके बाद ये जो होता है, अब ये जैसे आप देख रहे हो कि आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है, इसके अंदर यहाँ पे क्रोमैटिन्स हैं। क्रोमैटिन्स अभी कंडेंस नहीं हुई है। कंडेंस कब होगी? जब इनका सेल साइकिल चलेगा, ठीक है। तो ये अभी क्या है? कंडेंस फॉर्म में नहीं है। और इसके बाद ये क्या होती है?
कंडेंस कब होती है? जब सेल साइकिल चलता है, यही होती है, यहीं पे इसको कंट्रोल किया जाता है। ये क्रोमैटिन से इसके अंदर डीएनए होगा और ये क्या होता है, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये जो क्रोमैटिन्स हैं वो ऐसे इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, कवरिंग नहीं होती है। ये आपका सेल है प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर कहीं भी डीएनए प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस होता है। ये है यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस और ये है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ही नहीं कोई रीजन, बस ऐसे ही कहीं भी क्रोमैटिन डीएनए प्रेजेंट है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसा दिखता है कुछ आपका सेल। तो देख पा रहे होंगे, अगर ब्रॉड व्यू में आप देखते हो तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके बाहर एक पाइलस प्रेजेंट है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है। इसी प्लास्टिड में आप फर्दर पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में कि कैसे इसका क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कैसे इसमें चेंजेस लाए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। ये फ्लैजिला है जिससे मूवमेंट होता है। यहाँ पे बाहर की कवरिंग है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की कोई कवरिंग नहीं है, ऑल्दो सेल की कवरिंग है। ये सेल है, पूरी सेल की कवरिंग है, बट न्यूक्लियस की कोई कवरिंग नहीं है पर्टिकुलर, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस यानी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये क्या इसकी मॉर्फोलॉजी है, पहले पोजीशनिंग खत्म कर लेते हैं कि क्या इसकी पोजीशन है। तो अलग अलग सेल में इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। ज़्यादातर सेल में ये सेंटर में ही रहते हैं, बट कुछ सेल में क्या होता है कि इसकी साइज़ वेरी कर जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स की, तो मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो एक सेल का बना होता है। एक सेल से, जैसे हमारी सबकी लाइफ, हर इंडिविजुअल की लाइफ एक सेल से स्टार्ट होती है। जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो एक सेल बनता है और वो सेल क्या होता है, डिवाइड करना स्टार्ट करता है। पहले वो डिवाइड करता है, फिर ही क्या करेगा, ग्रो करेगा। अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, स्पर्म है, और स्पर्म क्या करता है, ओवा से मीट करता है, फीमेल ओवा से मैट करता है, और मेल स्पर्म, ये क्या है, मेल का स्पर्म, और स्पर्म मीट करता है ओवा से। तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो होता है इसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम इन केस ऑफ क्या है ह्यूमंस। तो ये क्या होता है, एक सेल, बस एक सेल ये बनी है। ये सेल पहले साइज में इंक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है। जब ये देखिए कि साइटोप्लाज्म जब बढ़ता है तो न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ती है। जब साइटोप्लाज्म के बढ़ता है तो न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ती है, साइटोप्लाज्म घटता है तो न्यूक्लियस की साइज भी घटती है। तो जब साइटोप्लाज्म बड़ा होता है तो न्यूक्लियस बढ़ जाता है, फिर ये डिवाइड करता है। एक सेल से ये क्या करता है, डॉटर सेल्स बनाना स्टार्ट करता है। जैसे ही डॉटर सेल्स बनती हैं, सेल का डिवीजन होता है और प्रोफेज आता है। जैसे ही प्रोफेज आता है ना, इसमें क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की काइनेसिस। कैरियो मतलब क्या, ग्रीक वर्ड न्यूक्लियस, तो पहले न्यूक्लियस गायब होगा। जैसे ही न्यूक्लियस गायब होता है ना, ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, तो न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, वो डिसअपियर हो जाती है। और जैसे ही न्यूक्लियस गायब हुआ, इसकी पोजीशन गायब हो गई। तो यही कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो न्यूक्लियस की पोजीशनिंग क्या होती है, बिल्कुल सेंटर में, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका क्या होगा, बिल्कुल यहाँ यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। बट ये डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में, यानी कि सेल जब इसका डिवीजन करना स्टार्ट करता है तो ये न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, सेल के अंदर क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, बाद में वो रीअपियर होता है टीलोफेज में और दो न्यूक्लियस बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो जनरली होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहता है, किसमें, एम्ब्रियोनिक सेल में या छोटे सेल में या सेल के अंदर। और बाद में जैसे इसके अंदर डिवीजन शुरू होती है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी उसके बिल्कुल सेंटर में, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, उसका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है हमारा सेल, पूरा ही एक सेल है। ये साइटोप्लाज्म है, वैसे ये पूरा एक सेल है। और ये क्या है, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियोलस। तो ये बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में है और न्यूक्लियस के बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस। ये तब गायब हो जाता है, इसका सेंटर बदल जाता है उन केस ऑफ कि अगर वो सेल क्या है, डिवीजन की स्टेट में है, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज 1 में। अब फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर सेल्स की। तो ग्लैंडुलर सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उनमें जैसे न्यूक्लियस क्या होता है ग्लैंडुलर सेल में कि बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। तो बीच में ना हो करके क्या होता है, ये नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है, सेल के बेस पे ये जुड़ा होता है। तो इसे बोलते हैं
क्या इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, जिसका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है। तो ये हो गई सेल्स की पोजीशनिंग। अलग अलग सेल में पोजीशन अलग अलग हो सकती है, बट ज़्यादातर सेल कहाँ होती है, इसका सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है क्या, हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहीं कहीं वेरी करता है, जो कि हमने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि इसका हम स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बात करें, इसके अंदर कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो न्यूक्लियस पहले तो हम जानते हैं कि अलग अलग इन नंबर हो सकता है। किसी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, किसी, जैसे हमारे केस में क्या है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, मोनो। मोनो मतलब वन और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यानी मोनो न्यूक्लिएट सेल्स। फिर हम बोलते हैं डाई न्यूक्लिएट, यानी डाई मतलब दो और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। जब दो न्यूक्लियस होगी एक सेल के अंदर तो डाई न्यूक्लिएट सेल्स। फिर हम बात करते हैं ट्राई, तो कभी ट्राई भी बोल सकते हैं, क्वाटरनरी बोल सकते हैं, पेंटा बोल सकते हैं, बट अगर जहाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे नंबर वेरिएबल होने लगता है, तो हम उसको पॉली नाम से भी बोलते हैं, यानी कि पॉली न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस है, तो हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लिएट। जैसे हम बात कर लेते हैं फंजाई की, तो ये देखिए फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाँ, तो फंजाई का स्ट्रक्चर, जैसे दो तरीके की फंजाई होती है ना, एक होती है सेप्टेट, एक होती है एसेप्टेट। अगर इसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, हम बात कर रहे हैं अगर पॉली न्यूक्लियाई की, ये क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनोन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल हो गया कि एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, तो ये हो गया मोनोन्यूक्लिएट। एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अगर हम बात कर रहे हैं एसेप्टेट फंजाई की, यानी सेप्टा, ये होता है सेप्टा, ठीक है। तो ये सेप्टा अगर अब्सेंट है, ये सेप्टा नहीं है, तो ये पूरी न्यूक्लियस क्या है, यहीं पे, यही पूरा साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस कई सारी न्यूक्लियस है प्रेजेंट, कहीं भी को बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो कोई अलग अलग सेल नहीं है, एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस है, तो इसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, कई न्यूक्लियस है। तो पॉली न्यूक्लिएट सेल्स के नाम से इनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम मोनोन्यूक्लिएट की, तो मोनोन्यूक्लिएट क्या होता है, एक न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग अमीबा हैज़ वन न्यूक्लियस इनसाइड देयर सेल। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। अगर हम अमीबा के केस की बात कर रहे हैं या हमारी सेल की बात कर रहे हैं, तो हमारे में क्या होता है, एक न्यूक्लियस। ह्यूमंस में, किसी भी इंडिविजुअल में, यहाँ पे जैसे अमीबा बना रही है, हमारी सेल है, इसमें अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अमीबा के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा और प्लांट सेल्स, मेनली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएट यानी एक सेल। तो अलग अलग सेल्स में अलग अलग, मतलब अलग अलग कई तरीके की सेल होती हैं, किसी किसी में एक न्यूक्लियस, किसी किसी में दो, किसी में पॉली। तो सेल्स के नंबर में, जैसे न्यूक्लियस के नंबर में ये वैरी करता है। तो दिस इज द मोनोन्यूक्लियस न्यूक्लिएट, देन बाई न्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसा एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होती है। व्हाट इज पैरामीशियम कॉर्डेटम? पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और जो कि दोनों साइज में अलग होते हैं। पैरामीशियम को हम बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल। आपको एग्जाम्पल देना ही है तो ये ऐसा बनता है, स्लीपर की तरह बनता है। आपको मैंने ये स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ वाले में दिखा रखा है कि कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यह होता है बड़ा वाला न्यूक्लियस और ये होता है छोटा वाला न्यूक्लियस। दिस इज द मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मतलब बड़ा, न्यूक्लियस देख रहे हैं साइज में बड़ा है, मैक्रो न्यूक्लियस। और ये होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म। तो माइक्रो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, छोटा केंद्रक है ये। तो दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस और ये इसके बॉडी में पूरा सीलिया प्रेजेंट होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो रहा होगा, सीलिया फ्लैजेला, और एक बच्चा था आईआईटी करके, उसने ये आंसर भी दिया था और करेक्ट आंसर दिया था उस बच्चे ने कि क्या है, सीलिया किस में प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे छोटा न्यूक्लियस है और एक बड़ा न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, डाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है इसका। तो बाई न्यूक्लिएट है या डाई न्यूक्लिएट है, डाई और बाई मतलब होता है दो। तो दो न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम कॉर्डेटम। फिर पॉलीन्यूक्लिएट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं एक सेल के। और हमारे लीवर सेल्स है ना, हमारे बॉडी में कार्टिलेज है, हमारा कार्टिलेज का होता है ये, दिस इज कार्टिलेज। नाक में यहाँ तक हड्डी होती है और ये क्या है, कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज जो होता है इसके अंदर भी कई न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्टिलेज में, लिवर सेल्स में भी दो न्यूक्लियस होती है और कार्टिलेज में भी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है।
अगर हम बात कर रहे हैं पॉली की, तो पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस। अगर एनिमल सेल में एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? वहाँ पे हम बोलते हैं इसको सिंसीटियल सेल्स। सिंसीटियल सेल्स मतलब होता है एनिमल सेल्स विच हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं सिंसीटियल। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है तो उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे बहुत सारी सेल है, पॉलीन्यूक्लिएट, बहुत सारी न्यूक्लियस है सेल, मतलब सॉरी एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस है, तो उसको बोलते हैं सिंसीटियल इन केस ऑफ एनिमल। अगर प्लांट में एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो उसको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। तो सिंसीटियल का अगर हम एग्जांपल बात करते हैं तो कहाँ पे है? बोन मैरो में। बोन मैरो में कई सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पॉलीकैरियोसाइट्स जो होती हैं, पॉलीकैरियोसाइट्स, पॉली मतलब बहुत सारी, कैरियोसाइट्स मतलब कैरो मतलब क्या? न्यूक्लियस। तो कई सारी न्यूक्लियस कहाँ होती हैं? बोन मैरो में। बोन के अंदर बोन मैरो होती है, जहाँ पे ये क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करती हैं। क्रिश मूवी में आपने देखा होगा कि बोन मैरो वो लेकर के जाते हैं, बोन मैरो से निकालते हैं, तो ये बोन मैरो में ये आरबीसी और किसका प्रोडक्शन होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो ये बोन मैरो में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट, सिंसीटियल सेल्स। एनिमल में क्या बोलते हैं इसको? सिंसीटियल पॉलीन्यूक्लिएट को, और प्लांट में क्या बोलते हैं इसको? कोइनोसाइट। तो प्लांट में एग्जांपल है एल्गी का, तो एल्गी का है वुचेरेरिया। वुचेरिया, यहाँ पे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से कंफ्यूज मत हो जाएगा, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी वर्म है और वुचेरिया एल्गी है और वी से स्पेलिंग है। तो वुचेरिया क्या होती है? इसमें 100 न्यूक्लियाई होती है। पॉलीन्यूक्लियस में क्या हो सकता है? 3 से 100 न्यूक्लियस तक हो सकता है। 3 से लेकर के 100 न्यूक्लियस है तो उसको पॉली की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस करके 100 न्यूक्लियस तक इसको क्या करता है? वेरी कर सकता है। मतलब एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं। अगर आपको डायग्राम देखना है या बना करके समझाना है तो ये क्या है? जैसे ये यहाँ तो बाई की बात हो रही है, बट एक सेल है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो वो क्या हो गया? पॉली की कैटेगरी में आ जाता है। एक सेल है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या है? पॉली की कैटेगरी में आ जाता है। दिस इज पॉलीन्यूक्लिएट। अगर एनिमल की है, मान लो ये क्या है? एनिमल सेल है, तो उसको बोलेंगे सिंसीटियल। और कोई प्लांट का एग्जांपल है, कोई एल्गी है, तो उसको बोलेंगे कोइनोसाइट्स। उसका एग्जांपल है वुचेरिया, इसमें 100 न्यूक्लियस होते हैं। और हम बात करते हैं मसल्स की, जैसे मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स होती है ना, तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी रखा होगा, अगर 10th 11th में हो था ये, तो ये पढ़ते हैं कि जो होता है सार्कोप्लाज्म वगैरह। देखिए मसल सेल्स में ना जो बाहर की कवरिंग होती है, दिस इज मसल सेल्स, पहले तो ऐसी होती है। इसके अंदर क्या होता है? ऐसे डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डार्क और लाइट बैंड किसकी वजह से होते हैं? 2 प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। इसके अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये मैं अलग से बैरियर बना रही हूँ, ये सेल है, ये प्रोटीन है, क्या है? मायोसिन है, वो डार्क रंग की होती है, और जो एक्टिन है वो लाइट रंग की होती है। इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होती है? पॉलीन्यूक्लिएट। तो मसल सेल्स भी इसका एग्जाम्पल है। पॉलीन्यूक्लिएट इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी इसके अंदर न्यूक्लियस होती हैं। मसल्स जो हैं हमारी, वो भी किसका एग्जाम्पल है? सिंसीटियल सेल का। बहुत सारी न्यूक्लियस होती हैं इसके अंदर। एक्टिन, मायोसिन याद आ रहा होगा, फाइबर्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ए बैंड, आई बैंड, तो वही था सार्कोप्लाज्मिक। अब इसके जो कवरिंग होती है बाहर, इसके बाहर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं सार्कोमियर, और जो अंदर प्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म, तो इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म और सार्कोमियर इसकी कवरिंग होती है सेल की। ये जैसे सेल यहाँ पे जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोमियर, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म इन केस ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स को हम स्ट्रिएटेड सेल्स बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट होती हैं, अनब्रांच होती हैं और वॉलंटियर होती हैं क्योंकि हम अपने आप से मूव कर पाते हैं। देन हम बात करते हैं एक और सेल्स की, प्लांट के अंदर, इसको सीनोसाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। मतलब कि आपका जो न्यूक्लियस के वैरायटी भी अलग अलग फॉर्म के थे कि मोनो, डाई, पॉली, तो ये क्या होता है? ओवर होता है। मॉर्फोलॉजी इसकी ख़त्म होती है। हम बढ़ते हैं इसके शेप की बात करते हैं। तो क्या शेप क्या होता है न्यूक्लियस का? शेप इसका बहुत अलग अलग हो सकता है। शेप क्या होता है कि क्या इसका आकार है, ठीक है। तो इसका शेप, सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे शेप के, एक सेल के अंदर बहुत सारे शेप्स के क्या होते हैं? न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, मतलब अलग अलग सेल्स हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस का जो शेप है वो वेरी करता है। अगर डिपेंड करता है कि सेल की शेप क्या है, जैसा कहते हैं ज़्यादातर क्या होता है, जैसी शेप का सेल होता है वैसे ही शेप का आपका न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या?
इसी को बोलते हैं इसकी शेप। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल की, तो नॉर्मल सेल का क्या होता है कि अगर ये क्या है स्फेरिकल है तो इसका न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होगा। अगर ये क्या है ऐसी है और इसके ऊपर क्या है यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है गड्ढा है, तो इसका न्यूक्लियस भी वैसा ही होगा। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, इसका शेप इसके साइटोप्लाज्म यानी कि सेल की शेप पे न्यूक्लियस का शेप डिपेंड करता है। बट क्या होता है कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसका न्यूक्लियस के साइड पे इसका शेप नहीं डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्फेरॉइड सेल्स की। स्फेरॉइड मतलब क्या होता है स्फेरिकल। तो मोस्टली स्फेरॉइड सेल्स यानी कि स्फेरिकल शेप जो होती हैं वो क्या होती हैं, भले वो क्या हो स्फेरिकल, तो स्फेरिकल कैसा होता है ऐसा। देन क्यूबॉइडल सेल्स क्या होती हैं ऐसी, ठीक है। देन पॉलीहेड्रल सेल्स क्या होती हैं, पॉलीहेड्रल मैंने बताया था वायरस में पॉलीहेड्रल कैसा दिखता है, तो वैसी। देन स्फेरॉइड्स, इन सब का न्यूक्लियस कैसा होता है, चाहे ऐसी सेल हो चाहे ऐसी सेल हो, तो सबका न्यूक्लियस भी स्फेरॉइड ही होता है। कुछ सेल्स में हम देखते हैं अगर ये क्या है सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल मतलब कहने का ऐसी सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल है। प्रिज्मेटिक, प्रिज्म की तरह है, प्रिज्म की तरह है, यहाँ पे क्या है प्रिज्म की तरह इसका स्ट्रक्चर है 3D में, तो भी इसकी न्यूक्लियस कहाँ है, तो भी इसकी न्यूक्लियस जो होती है वो कैसी होती है, इन सब की न्यूक्लियस जैसे या फ्यूजिफॉर्म है तो इन सब की न्यूक्लियस होती है इलिप्सॉइड शेप की। इलिप्सॉइड कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आरबीसी होती है ना, उस शेप की न्यूक्लियस होती है। यानी कि एक गोल है, उसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है गुब्बारा है, गुब्बारे में एक साइड से आप पंच करके क्या कर रहे हो अंदर वो कर दे रहे हो ना, प्रेशर डाल करके एक साइड से उसको पिचका रहे हो, तो वो ऐसी शेप की होती है। यानी कि अगर ये शेप है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है कैविटी है, थोड़ा अंदर की ओर गड्ढा है, जैसे आरबीसी दिखती है उसी शेप को बोलते हैं इलिप्सॉइड शेप। तो इन दोनों सेल की जो शेप होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इलिप्सॉइड शेप का होता है। यानी कि सर्कल होता है बाहर से, अंदर क्या है थोड़ा सा गड्ढा है, सर्कल के बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, तो उसे बोलते हैं इलिप्सॉइड शेप। देन द स्क्वैमस एपिथेलियल शेप की इसकी क्या होती है डिस्कॉइड डिस्क शेप की होती है। और इस तरीके से ये जो न्यूक्लियस है इसकी साइज हर सेल में वेरी करती है। अगर हम बात करेंगे कि कौन सी सेल्स, अगर ल्यूकोसाइड्स की बात करते हैं, ल्यूकोसाइड्स क्या होती हैं आपकी WBC। इनकी सेल्स की अमाउंट मतलब कि न्यूक्लियस की शेप वेरी करती है हर इसके शेप के अकॉर्डिंग। जैसे अगर WBC है तो WBC कई तरीके की होती हैं। और इन्फ्यूसोरिया ये क्या है एक तरीके का प्रोटोजोन इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो आते हैं। और ग्लैंडुलर जो कि अभी बताया था, ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ है ब्रेन में पाई जाती हैं। और इंसेक्ट्स जो हैं आर स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है आर इज दोनों लिख दिया है, ये सारे क्या हैं इज नहीं होगा यहाँ पे, स्पर्मेटोजोआ। इन सब का क्या है कंटेन इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियाई। स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, इन सब के अंदर क्या है जो स्पर्म इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका शेप कोई नहीं है, इरेगुलर है, कोई शेप डिफाइंड नहीं है। कोई भी शेप होती है न्यूक्लियस की तो इसे बोलते हैं इरेगुलर शेप होता है। तो न्यूक्लियस अगर आपने WBC की बात कर रहे हैं तो WBC कई टाइप्स की होती हैं, उसका सेल भी आपने देखा होगा। न्यूक्लियस भी एक तो सेल की जो होती है शेप वो अलग अलग होती है डिस्टॉर्टेड टाइप की, और इसके अंदर की जो WBC के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो भी इरेगुलर होता है, किसी भी शेप का होता है। फिर ये जो होती हैं ल्यूकोसाइट्स क्या करती हैं, इसके अंदर से T लिम्फोसाइट्स B लिम्फोसाइट्स आती हैं और WBC फाइटिंग का काम करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, लड़ती हैं। देन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो सिल्क वर्म के न्यूक्लियाई की, तो सिल्क वर्म में एक सिल्क ग्लैंड होती है जिसका जो अब बाकी न्यूक्लियस बाकी सेल सही है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा है स्फेरिकल, बट जो सिल्क ग्लैंड की जो न्यूक्लियस होती है ना वो फिंगर लाइक होती है। कैसी होती है फिंगर लाइक। फिंगर कैसा होता है ऐसा ना, तो फिंगर लाइक क्या होता है इनका न्यूक्लियस, और ये अपनी साइज जो है वो वेरी कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है, बड़ी हो सकती है इनकी साइज। अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसकी न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो सकता है। सिल्क ग्लैंड सिल्क प्रोड्यूस करती है। सिल्क वर्म में जो बाहर की जो कवरिंग ये बनाता है ना, जिसके अंदर ये रहता है, जो बाहर का सिल्क का कवर, ये हमारा सिल्क वर्म हो गया। अगर सपोज करिए कि अगर सिल्क वर्म हो गया, तो सिल्क वर्म की जो कवरिंग होती है बाहर, ये अपना ककून बनाता है, ये अपने ग्लैंड से रिलीज करता है। और ये जो ग्लैंड से जो रिलीज करता है सिल्क ग्लैंड से, तो सिल्क ग्लैंड के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है फिंगर लाइक होता है, और ये अपना सरफेस एरिया ये न्यूक्लियस बढ़ा सकता है। ठीक है। सिल्क वर्म में सिल्क ग्लैंड सिल्क बनाने के काम आती है, जिसको हम क्या करते हैं, जिससे रेशम की साड़ियाँ बनती हैं। देन हम बात करते हैं कि क्या है इसकी साइज, अलग अलग साइज होती है। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है,
मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, उसका 10%, एक सेल का 10% जो हिस्सा है वो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। अब इतना बड़ा, जैसे ये क्या है, सेल है, सेल के अंदर इसका 10% हिस्सा का एरिया कौन कवर कर रहा है, खाली न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है इसका 10% टोटल एरिया में से कवर करता है। अब न्यूक्लियस की साइज अलग अलग एनिमल्स में वेरी करती है, वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है। अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा बड़ी होगी, अगर कम काम है तो कम होगी। अगर डिप्लॉयड सेल है, देखिए डिप्लॉयड मतलब क्या, क्रोमोसोम नंबर डबल, तो वो उसके न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। अगर क्या है, हैप्लॉयड सेल है तो उसका न्यूक्लियस छोटा होगा। तो डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी सेल क्या होती है, इसकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, वो सब पढ़ रहे थे, तो हम साइज की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, 3 माइक्रोन से लेकर के 25 माइक्रोन मीटर, यानी कि माइक्रोन मतलब क्या, ये माइक्रोन मीटर मतलब बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि 10⁻⁻⁶ क्या है इसका, इसकी डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो इसका जो डायमीटर है वो 3 से लेकर के 25 माइक्रोन मीटर का हो सकता है। देन क्या है इसकी साइज, तो साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की। जितना बड़ा सेल उतनी बड़ी क्या होगी उसकी न्यूक्लियस। अब सेल बड़ा है तो न्यूक्लियस भी बड़ी होगी, सेल छोटा है तो न्यूक्लियस भी छोटी होगी। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि सेल की साइज क्या है, उसका 10% हिस्सा क्या होगा, न्यूक्लियस का होगा। यानी कि डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी कि साइटोसॉल की क्या स्थिति है, उसकी कितनी बड़ी साइज है उस पर। अगर हमको क्या करना है, किसी भी सेल का हमको निकालना है कि क्या है इसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो सेल में सेल और मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट जो है उनका रेशियो, यानी कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है और सेल कितना बड़ा है, ये इसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं कितना, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है अपॉन करके, मतलब कि न्यूक्लियस की साइज अपॉन सेल की साइज, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला किसने दिया था, तो हर्टविग ने दिया था। हर्टविग ने ये फॉर्मूला दिया था कि एनपी क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है उसका क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालना है। अगर कि सेल में क्या रेशियो है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का क्या रेशियो है। तो पहले तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो लिक्विड इसके बीच में भरी होती है, इसके अंदर एंजाइम प्रोटीन सारी प्रेजेंट होती हैं, क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरा जो है वो होता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसके नीचे ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इतना अपॉन इतना का क्या रेशियो होगा, तो ये क्या है, दिस इज द सेल। तो सेल, तो वॉल्यूम ऑफ सेल की क्या वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सेल क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसी का क्या होता है कंस्टिट्यूएंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाता है क्या है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। यानी कि क्या फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है एनपी इज इक्वल टू वीएन क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो एनपी इज इक्वल टू वीएन, एनपी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे निकल जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, यानी कि सेल और न्यूक्लियस का क्या कंटेंट का क्या इंडेक्स क्या है, इन दोनों के क्या है कंसंट्रेशन में क्या रेशियो है इन दोनों का। तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ यू कैन डिफाइन। तो आर हर्टविग ने ये फॉर्मूला दिया था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या इसका क्या है, साइज क्या है। तो साइज जो न्यूक्लियस का होता है वो क्या होता है, मैंने बताया कि सेल की साइज बड़ी तो न्यूक्लियस की साइज बड़ी, सेल की साइज छोटी तो न्यूक्लियस की साइज छोटी। बट क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करते हैं, क्रोमोसोम मतलब क्या है, प्लॉइडी कहते हैं ना, पॉलीप्लॉइडी या सिंप्लॉइडी, तो वही प्लॉइडी यानी क्रोमोसोम का नंबर कितना है। क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने बता दिया कि डिप्लॉयड होगी सेल, डबल होगा तो सेल क्या होगी, सेल की साइज बड़ी होगी। अगर सेल का साइज का मतलब कि अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम होगा, हाफ होगा, तो सेल की साइज यानी कि न्यूक्लियस की साइज भी छोटी होगी। अगर डिप्लॉयड सेल है तो सेल का न्यूक्लियस बड़ा होगा, अगर क्या है हैप्लॉयड सेल है तो वो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस छोटा होगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है। देन क्या आपके लिए एक क्वेश्चन है, और फिर कि कितनी एक्टिविटी कर रहा है, सेल ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा बड़ा होगा, सेल की एक्टिविटी कम है
तो कम होगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या अगर सेल हाइपर एक्टिव है और एक सेल है जिसमें कम काम हो रहा है, कम एक्टिव है वो सेल, तो उसमें क्या न्यूक्लियस की साइज वेरी करेगी? अगर एक सेल एक्टिव है तो क्या वो क्या है, ज़्यादा उसकी साइज न्यूक्लियस की बड़ी होगी, और एक सेल कम एक्टिव है तो क्या उसकी न्यूक्लियस की साइज छोटी होगी? क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर है, और मैं आपको सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देन अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रास्ट्रक्चर अपनी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसको आपको एक एक करके पूरा डिफाइन करना होगा कि हाउ इट वर्क्स, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका काम है, क्या इसका फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन, इसके अगर बाहर की जो कवरिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी कवरिंग क्या होती है, इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अल्ट्रास्ट्रक्चर मतलब अंदर का जूम व्यू देख रहे हैं हम न्यूक्लियस का। यहाँ पे क्या है, दिस इज द बाहर की कवरिंग। बाहर की कवरिंग किससे बनी होती है? एक होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहर की कवरिंग, आउटर नाम से ही समझ में आ रहा है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली कैसी है, आउटर है, तो आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर। फिर ये क्या होता है इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर की कवरिंग। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बना के इसकी कवरिंग करते हैं। इसके बीच का जो लेंथ है वो 75 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉन्ग का। एंगस्ट्रॉन्ग को आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या है, कवरिंग की क्या है, विड्थ कितनी है, तो 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन्ग की ये क्या होती है, विड्थ होती है मेम्ब्रेन की। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन आती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इससे लगा होता है हमारा क्या अटैच होता है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इससे अटैच होते हैं, दिस इज द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, रफ है, खुरदुरा है, छूने पे अगर कुछ भी है, एक चीज़ के ऊपर बालू लगा है, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो बाहर से छूने से क्या लगेगा, खुरदुरा। तो ये क्या है, रफ, दिस इज द रफ। जो आउटर कवरिंग होती है वो रफ होती है। इनर कवरिंग जो होती है, इनसाइड की जो कवरिंग होती है, जो किसमें होती है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके कांटेक्ट में होती है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ। ये कैसी होती है, स्मूथ, इसकी वॉल स्मूथ होती है। इसके बाद इसके बीच में, अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और इसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। अब ये क्या होती है, जो बाहर की कवरिंग है, इन दोनों के बीच आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो क्या है, डिस्टेंस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो कितना होता है इसके, ये होता है 100 से लेकर के 700 एंगस्ट्रॉन्ग का होता है। क्या है, ये पूरा 100 से लेके 700 एंगस्ट्रॉन्ग में फैला है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि ये मैं विड्थ बता रही हूँ, क्या है 75 से 100। अब इसके अंदर 100 से 700 कहाँ से आ जाएगा, ये तो छोटा है, इसके अंदर इतना बड़ा स्पेस कहाँ से आ गया। तो ये क्या है, ये इसके विड्थ की बात हो रही थी, और ये क्या है, स्कैटर मतलब फैला हुआ है इतने रीजन में, 100 से 700 एंगस्ट्रॉन्ग के रीजन में ये फैला हुआ है। ये पूरा इसका इस साइड से लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर इधर से नाप रहे हैं तो ये कितने दूरी में फैला हुआ है, और ये विड्थ की बात कर रही है, मतलब इतनी चौड़ाई की बात हो रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब ये बाहर की कवरिंग, अब अंदर की ओर चलेंगे तो ये क्या है, एक कवरिंग होती है, देखते हैं ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, थिन है, ये वाली थिक है। तो ये नहीं है कि इनर मेम्ब्रेन थिक है, इसके अंदर भी एक कवरिंग है जिसको थिक बनाई है। तो इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ये जो कवरिंग है इसके बाहर, इसके अंदर, इसको बोलते हैं लैमिना। कौन सी लैमिना है, तो इसमें लेबल नहीं है आई थिंक, हाँ तो लेबल नहीं है तो आप लेबल कर लीजिएगा, दिस इज लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। अब न्यूक्लियर लैमिना क्या होती है, ये अटैच होती है इनर वॉल से। किसके इनर वॉल से, तो न्यूक्लियस के इनर वॉल से एक कवरिंग अटैच होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना जो होती है उसकी थिकनेस पूरा थ्रू आउट जो थिकनेस है ना एकदम कांस्टेंट रहेगी ना, ऐसे बड़ी और छोटी नहीं होगी, जितनी मोटाई है वो पूरे आकार पे सी मोटाई उतनी ही रहने वाली है। तो थिकनेस जो होती है वो वेरिएबल नहीं होती है, कांस्टेंट होती है, थ्रू आउट द इनर कवरिंग में फैली होती है। अब इसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस कवरिंग है, ऐसे बाहर की जो कवरिंग है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसके पास एक पोर होता है। पोर को क्या बोलते हैं, छेद, छिद्र। अब एक बॉल है, बॉल में क्या करिए आप छेद कर दीजिए, खूब सारा छेद कर देंगे ना तो उसी को बोलेंगे पोर। और इस पोर का क्या काम है,
यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ का बाहर निकलना होगा, जैसे डीएनए से आरएनए इसके अंदर बनेगा, आरएनए क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, तो आरएनए या कोई एंजाइम को बाहर निकलना है, किसी भी चीज़ को अंदर आना है इसके अंदर, तो कोई भी चीज़ का अंदर या बाहर जाना कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियर पोर कंट्रोल करता है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पोर ऐसे ही है, न्यूक्लियर पोर के बाहर क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन, यहाँ एक प्रोटीन होती है, जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा अभी, तो वहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, डिफ्यूजन। अब मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर में एक प्रोटीन होती है जो ऐसे ऐसे पलटती है। अब यहाँ से कुछ ही चीज़ को बाहर, जैसे आरएनए को बाहर जाना होगा, तो यहाँ पे आकर के इससे क्या होगी, अटैच होगा। अब ये जो पोर है वो बिल्कुल क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये जैसे ये क्या है, ये पोर के अंदर का है, यहाँ पे आके कुछ भी क्या हुआ, अटैच हुआ। अब ये जो पोर का जो प्रोटीन है, यहाँ पे जो एन्यूलस प्रोटीन है वो पलट जाएगी, मतलब ये सेल के अभी अंदर थी, यहाँ पे अटैच हुआ कुछ भी, और ये क्या होगी, रोटेट कर जाएगी और ये साइड ये छोड़ देगी, फिर ये घूम जाएगी वापस अपने पोजीशन पे। तो यहाँ पे प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है, एन्यूलस। ठीक है, एन्यूलस का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, और सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेबल होती है, मतलब कि कुछ सिलेक्ट करके किसी मॉलिक्यूल को ही अंदर भेजेगी या किसी मॉलिक्यूल को ही बाहर भेजेगी। तो सिलेक्ट करके भेजती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सिलेक्ट करेगी कि तुमको बाहर जाना है कि तुमको बाहर नहीं जाना है। देन हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा बाहर की आउटर कवरिंग की बात हो गई। अगर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जूम करके देखना चाहें तो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर हम इसकी कवरिंग की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है आउटर कवरिंग और ये है इनर कवरिंग। ठीक है, इनर कवरिंग। अब ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या होती है, एक क्या होती है, लैमिना जो है वो फैली होती है, यानी कि लैमिना। अब इसकी विड्थ जो है थ्रू आउट सेम रहने वाली है, यानी कि ये है लैमिना। ठीक है, अब लैमिना को अगर हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करें तो आपको विजिबल होगा, ये है लैमिना। ठीक है, इस साइड भी होगी ये लैमिना। अभी ये न्यूक्लियस का एक हम बाहर की कवरिंग देखने की कोशिश करें, न्यूक्लियस का कवरिंग ऐसे फैला है, अगर हम यहीं की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है एन्यूलस, और ये जो कवरिंग है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लैमिना। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना, और ये है एन्यूलस। एन्यूलस का क्या काम होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ को आने जाने के। अब यहाँ पे मान लीजिए आरएनए है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है, आरएनए आया और कह रहा है कि हमको बाहर छोड़ो, तो ये क्या करेगी, तुरंत रोटेट कर जाएगी और ये क्या होगा, स्ट्रक्चर अब इसको डीएनए के बाहर भेज देगी। कैसे भेजेगी, ये रोटेट कर जाएगी, यानी कि ये वाली साइड अब इधर मुड़ जाएगी और इसको, ये वाला साइड जो अभी ऐसे था अब ये पलट के ऐसे हो गया, और क्या होगा, ऐसे था अब ये पलट के ऐसे हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे से आरएनए बाइंड किया और ये ऐसे चला गया, मतलब आरएनए बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये प्रोटीन मूवमेंट में हेल्प करती है। देन हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है लिक्विड कंटेंट होता है, जो कि थ्रू आउट इनसाइड प्रेजेंट होता है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रू आउट जो ये है, ये एक लिक्विड जो है भरी हुई है। मान लीजिए एक बॉल है या बलून है, तो बलून के अंदर क्या डाला है आपने, बलून के अंदर क्या है, पूरी पानी भरी हुई है बलून में, तो ये जो है यहाँ पे लिक्विड कंटेंट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो क्या करता है, आपको एक पीएच प्रोवाइड करके देगा कि ये मेंटेन करके रखेगा फ्लूइडिटी को, कि कुछ भी अंदर बाहर जा सके, और जेली लाइक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा जेली जैसा होता है। और क्या होता है इसके अंदर, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं, क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं न्यूक्लियस को फॉर क्रिएटिंग, फॉर क्या है कि अब क्रोमैटिड्स है इसके अंदर, तो क्रोमैटिड्स क्या करेंगी, क्रोमैटिड्स कंडेंस होंगी, क्रोमोसोम बनाएंगी जिसके अंदर डीएनए है, जो कि क्या करेगा, फिर यहाँ से डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो सारी प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रही हैं, डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर रही हैं, या डीएनए से आरएनए बनाने का हेल्प कर रही हैं। फिर आरएनए को ले जाना होगा बाहर, या कोई सिग्नल इसके अंदर आ रहा है, तो वो सारे क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू रन प्रॉपरली इनसाइड द सेल, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज देयर। देन इसके अंदर होता है क्या, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस मैंने बताया कि न्यूक्लियोलस किसी किसी के अंदर तो एक होता है, बट कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, 3 या 4 तक भी न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस क्या करता है,
अब ये भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है या फिर सेंटर में ना प्रेजेंट होके कभी कभी ये इधर उधर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है इसका काम क्या होता है, राइबोसोम फैक्ट्री, इसको राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स को बनाता है और बाहर भेजता है। और क्या करता है, ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करता है, यानी क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, कैसी होती है, इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डीएनए से बनाता है आरएनए को, आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। इसका पोजीशनिंग क्या होती है, सेंटर में भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इसका नंबर वैरी कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा, 4, 2, 3, 4 तक भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस। देन इसका काम क्या है, राइबोसोम्स बनाना, और साथ ही साथ इसको आरएनए फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस करता है, डीएनए से कन्वर्ट करता है आरएनए में। तो ये हो गया। अब यहाँ होती हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स नॉर्मल कंडीशन में ये थ्रेड की तरह पतली पतली थ्रेड, दिख रहा हो आप, थ्रेड की तरह ऐसे ऐसे फैली हुई हैं, ठीक है। बट ये थ्रेड जो है कंडेंस कब होगा, एक थ्रेड जो है, ये क्रोमैटिन जो है ये डीएनए को कैरी करती है, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब क्रोमैटिन जो है कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बनाता है। तो यू हैव टू राइट द क्रोमैटिन कंटेंट इज लाइक थ्रेड, और जब ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, माइटोसिस या मियोसिस फेज में जाता है, तो ये कंडेंस होने लगता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है, और क्रोमोसोम्स फिर क्या होते हैं, डबल होते हैं, फिर टेट्राड बनाते हैं। तो वो तो सेल साइकिल में आपने पढ़ा है, बस लिखना है यहाँ पे क्या, कि कंडेंस हो जाते हैं जब इसका डिवीजन का टाइम आता है। ये फैले होते हैं, उसके अंदर आरएनए डीएनए होता है, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक पेरेंट से दूसरे बच्चे में, उनके ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, जाते हैं और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरे न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। देन ये है क्या, रफ ईआर, ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों है ये, तो रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जैसे सैंड पेपर होता है ना, तो ये राइबोसोम्स के ऊपर अगर आर या क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है ईआर के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अगर ये क्या है, दिस इज द ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं है, मतलब राइबोसोम्स नहीं है। जब राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं तो छूने में कैसा लगेगा, स्मूथ। तो स्मूथ क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छूने में ही इसको समझ में आएगा ना, स्मूथ। अब किसी बालू का पेपर है, तो बालू क्या है, जैसे हम छोटे में सैंड पेपर से खेलते थे ना, तो उसके ऊपर सैंड लगा रहता था, छूने में कैसा लगता था, खुरदुरा। तो छोटे छोटे सीट के ऊपर सैंड के पेपर, यानी सैंड क्या है, सैंड के मॉलिक्यूल्स पेपर पे चिपके होते थे। अब इसको छूने में कैसा लगता था, खुरदुरा, तो रफ। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल पेपर है, तो ये स्मूथ है, इसलिए इसका नाम है स्मूथ। तो ये नाम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस से आता है। देन हम बात करते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस का क्या काम है, तो मेन काम है इसका हेरिडिटी, यानी कि एक पेरेंट से उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को लेकर के जाना। अब उस बच्चे के अंदर उसके जो डीएनए है वही डिसाइड करता है कि कैसा उसका कैरेक्टर होगा, यानी कि उसके बालों का रंग क्या होगा, उसकी चाल ढाल कैसे, मतलब वो कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो उसका न्यूक्लियस यानी कि डीएनए। तो डीएनए के जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो उसका ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कॉज कराता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस भी कौन करा रहा है, हमारा डीएनए। डीएनए जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा कहने का मतलब ही क्या है कि ये क्या है, डीएनए कैसा होता है, इसको किसने खोजा था, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये अगर मैं इसको जोड़ रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर एक बेस पेयर है एडेनिन किससे जुड़ता है, हमेशा थायमिन से। और ग्वानिन है तो ग्वानिन किससे जुड़ता है हमेशा, तो साइटोसिन से। फिर अगर साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से जुड़ेगा, फिर थायमिन है तो एडेनिन से जुड़ेगा। इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है, और हमेशा एडेनिन जो है वो थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब ये जो है डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। डीएनए को किसने खोजा था, तो हर्ट्ज। किसने जोड़ा था, वॉटसन एंड क्रिक ने। देन डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि ये, और डीऑक्सी है मतलब एक ऑक्सीजन की यहाँ पे एब्सेंस है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन
एब्सेंट है। देन ये क्या होता है, डीएनए से आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड में इसको कन्वर्ट करता है। एक ही साइड का पेयर जो है वो रहेगा और एक साइड से इसकी बॉन्ड जो है टूट जाएगी। तो दिस इज आरएनए। आरएनए से बनता है ये प्रोटीन में। अब प्रोटीन क्या होता है, 3 हमने पढ़ा था, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो जेनेटिक कोड यानी कि 3 कोड एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर 3 क्या करते हैं, एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कई अमाइनो एसिड एक चेन में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करके एक चेन बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन बनता है। अब डीएनए से आरएनए जो है वो आरएनए से डीएनए भी बना सकता है। आरएनए बन गया, वापस डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, डीएनए से आरएनए के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और वापस क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यही इस पूरे प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो अगर डीएनए ही नहीं होता तो आरएनए कैसे बनता, आरएनए ही नहीं होता फिर प्रोटीन कैसे बनती। तो डीएनए से आरएनए का बनना, ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। फिर आरएनए न्यूक्लियोपोर से बाहर जाता है और साइटोप्लाज्म में आरएनए चले जाता है। फिर आरएनए क्या होता है, प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में। डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो ये प्रोसेस जो है, अगर डीएनए से आरएनए ही नहीं बनता तो प्रोटीन कैसे बनती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कौन करता है, यही करता है। इसको हार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, दिल। जैसे दिल पंप करता है ना और पूरे वर्किंग रखता है, हमारी जो बॉडी है उसकी वर्किंग बनाए रखता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी है, वो सेल की क्या करते हैं, वर्किंग बनाए रखता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यानी कि क्या करता है, कंट्रोल यूनिट है। मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, तो न्यूक्लियस के हाथ में। इसको कंट्रोल करके रखता है कि मेरे पास पावर है, मैं ही इसको सारे को गवर्न करूंगा, पूरी सेल को अपने अंदर कंट्रोल में रखता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा उसके अंदर का तो सेल क्या हो जाएगी, अपॉप्टोसिस के थ्रू उसकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पे हम राइबोसोम्स का सिंथेसिस देख रहे हैं कि यानी कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है और न्यूक्लियोलस से क्या बनाता है, आरएनए को बनाता है। आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस को हम आरएनए फैक्ट्री भी बोलते हैं, यानी कि आरएनए बनाता है ये, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की सिंथेसिस भी करता है, जो कि बाहर चले जाते हैं न्यूक्लियोपोर से, आरएनए भी और राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोपोर से बाहर निकल जाते हैं। देन इंपॉर्टेंट रोल आरएनए का क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। जैसे ट्रांसलेशन बाहर होती है ना आरएनए से प्रोटीन की, और पहले डीएनए से आरएनए कौन बना रहा है, तो ये भी न्यूक्लियस का काम है। इसी के साथ ये इसका जो फंक्शन है वो भी खत्म होता है। तो ये जो यूनिट है आपकी वो खत्म होती है, यानी कि ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।